नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2024-25 जो 17 जनवरी 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। या पेपर ध्यान रखना आप लोग 40 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.5 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। तो ध्यान रखना, आपके 32 प्रश्न कम से कम सही होने चाहिए, क्योंकि 50 अंक का 10 अंक इंटरनल है, तो 40 अंक का ये आपका पेपर है। ठीक है, 80 प्रश्न हल करना है, तो एक प्रश्न कितने अंक का है? 0.5 अंक का। तो 16 अंक मतलब 40% होता है, तो 40 का 40% कितना हो जाएगा? 16 अंक आपको प्राप्त करना है सही होने के लिए। ठीक है, इतना पास होने के लिए आपका 16 अंक प्राप्त करना है। इसके लिए आपको कितना प्रश्न सही होना चाहिए? तो 32 प्रश्न कम से कम आपके सही होना चाहिए। क्लियर है? आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा। देखिए, इसमें वैकल्पिक होता है, 4-5 रहता है, तो आप जो भी रखें। ज़्यादातर बच्चे इन्वायरमेंट रखे हैं, तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन इसका फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। थोड़ा सा टाइम कम है तो यूनिट वाइज हम लोग नहीं हल करेंगे, फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जिसमें सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, लगभग 5-6 प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 205 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। ओजोन दिवस होता है ए 30 जनवरी को, बी 21 अप्रैल को, सी 16 सितंबर को, डी 25 दिसंबर को। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी 16 सितंबर को। महत्वपूर्ण पीसीएस वगैरह में भी बार बार पूछा जाता है। वर्ष 2023 की थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम थी पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाले वैश्विक सहयोग। तो 23 का याद रखना, 24 का भी अगर याद हो जाए तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि पूछेगा तो ज़्यादातर संभावना है 24 के लिए, पुराना भी पूछ लेता है कभी कभी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? ए अंटार्कटिका, बी हिमालय, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ग्रीनलैंड। सही जवाब हो जाएगा ए अंटार्कटिका, सबसे बड़ा छिद्र। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। भोपाल दुर्घटना में गैस लीक हुई थी, मतलब कौन सी गैस लीक हुई थी? ए पोटेशियम आइसोसाइनेट, बी सोडियम आइसोथायोसाइनेट, सी एथिल आइसोसाइनेट, डी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो भोपाल दुर्घटना में गैस लीक हुई थी, उसका नाम क्या था? सही जवाब हो जाएगा डी मिथाइल आइसोसाइनेट, मतलब मिक भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, जो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे री एग्जाम देने जा रहे हैं, जो कि 17 जनवरी को एग्जाम है पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। तो जो बच्चे री एग्जाम देने जा रहे हैं, इस प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्लीज़ अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी बच्चे री एग्जाम दे रहे हैं, फिर जो सेकंड ईयर में गए हुए हैं आपके परिचित में, उन्हें भी इस चैनल के बारे में बता सकते हैं। जो बच्चे 24 में एडमिशन लिए हुए हैं, 24-26 जिसका सेशन है, उनको भी इस चैनल के बारे में आप बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे सभी लोगों को लाभ हो और व्यू आए। निवेदन है, क्योंकि व्यू कम आता है, आपको पता है री एग्जाम बच्चे कम हैं, लेकिन आप लोग बार बार कह रहे हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ इतना हेल्प कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रश्न है, सीएनजी का विस्तृत रूप है? ए सेंट्रल नेचुरल गैस, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी कंबाइंड नेचुरल गैस, डी कोल्ड नेचुरल गैस। सही जवाब हो जाएगा बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, ध्वनि हानिकारक
प्रदूषण होता है ए 30 डेसिबल के ऊपर, बी 80 डेसिबल के ऊपर, सी 100 डेसिबल के ऊपर, डी 120 डेसिबल के ऊपर। सही जवाब हो जाएगा बी 80 डेसिबल के ऊपर। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में समाहित है ये सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड भी ओजोन, सी PNAD उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अम्ल में अम्ल दो प्रकार के वायु प्रदूषणों से आते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिन्हें क्रमशः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, SO2 NO2। इन गैसों की जब वर्षा जल से क्रिया होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 बनते हैं जो वर्षा के साथ ही बरसते हैं। ऐसे वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से मृदा क्षरण का कारण नहीं है ये वनस्पति आवरण का ह्रास भी, अत्यधिक सिंचाई एवं जुताई, सी वृक्षारोपण, डी उपयुक्त सभी। इसमें पूछ रहा है मृदा क्षरण मतलब मिट्टी कटाव का कौन सा कारण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी वन रोपण। अगर वृक्ष आप लगा रहे हैं तो इससे मिट्टी कटती नहीं बल्कि सुरक्षित रहती है। ठीक है। बाकी वनस्पति के आवरण का ह्रास मतलब अगर वनस्पति को काट रहे हैं, अत्यधिक सिंचाई या जुताई कर रहे हैं तो आपकी मिट्टी कटेगी तथा मृदा अपरदन होगा। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र है ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। सही जवाब हो जाएगा बी तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरक का कौन सा उदाहरण नहीं है ए यूरिया, बी कंपोस्ट, सी पोटाश, डी फास्फोरस। सही जवाब हो जाएगा बी कंपोस्ट, जैविक उर्वरक है। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द दिया ए ब्राउन ने, बी एजी टांसले ने, सी खुराना ने, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी एजी टांसले ने। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसके कारण खतरे में है ए H2 CO2 डी सी BO2 सी SO2 डी H2O। ताजमहल किस गैस के कारण खतरे में है। सही जवाब हो जाएगा सी SO2। अगला प्रश्न है, कोलकाता में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है ये शैवाल, बी फफूंद, सी हाइड्रोकार्बन, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। सही जवाब हो जाएगा डी कोलकाता में जो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है। जो ज़्यादातर इंडस्ट्री है वहाँ से निकलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर की सूची में शामिल है ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, सी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, डी केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। सही जवाब हो जाएगा सी सुंदर देवी राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सी धारा पर्यावरण से संबंधित है। महत्वपूर्ण PCS वगैरह में भी पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी धारा 48A। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी लखनऊ, डी चेन्नई। सही जवाब हो जाएगा 15 का ध्यान रखना आप लोग, बी कोलकाता में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है ए दूध उत्पादन, बी तिलहन उत्पादन, सी मत्स्योत्पादन, डी खाद्यान्न उत्पादन से। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना आप लोग 16 का डी खाद्यान्न उत्पादन अर्थात कृषि उत्पादन से। अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संस्थान स्थित है ए देहरादून, बी जयपुर, सी चेन्नई, डी मैसूर। सही जवाब हो जाएगा 17 का ए देहरादून में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश जैव विविधता का देश माना जाता है ए USA, बी UK, सी फ्रांस, डी भारत। सही जवाब हो जाएगा डी भारत। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का मूल कारण है ए वन उन्मूलन, बी भू परिष्करण, सी मृदा की उर्वरता, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए वन उन्मूलन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है ए CO2, बी CH4 अर्थात मीथेन, सी CFC, डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है तो सही जवाब हो जाएगा 20 का ए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है ए CO2, बी CH4, सी CFC, डी H2। सही जवाब हो जाएगा सी CFC। प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं ए जनसंख्या ज्वार, बी जनसंख्या बाढ़, सी जनसंख्या विस्फोट, डी तीव्र वृद्धि। सही जवाब हो जाएगा 22 का सी
जनसंख्या विस्फोट। अगला प्रश्न है, पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक हैं ए फ्रैंक ग्राहम जूनियर, बी पॉल आर एहरलिच, सी आर एस उपाध्याय, डी रचे कार्सन। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, पॉल आर एहरलिच। अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण कब लागू हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, 1972 में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जलमंडल है? सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना डी, 71% जो है जल है, ठीक है, पृथ्वी का, और लगभग 29% जो है ये पृथ्वी है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जलमंडल है? तो 71, 71 लगभग। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जहाँ मनुष्य निवास करता है, ये जलमंडल भी, जैवमंडल भी, जलमंडल से मध्यमंडल डी, इसे कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, जैवमंडल। जैवमंडल में जहाँ पर मनुष्य निवास करता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं ए ज्ञान तथा समझ, बी जागरूकता, सी कौशल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, 78% लगभग नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न है, घर में तुलसी का पौधा कम करता है ए ध्वनि प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो घर में तुलसी का पौधा लोग लगाते हैं, आप देखे होंगे, ठीक है। तो ये क्या कम करता है? सही जवाब हो जाएगा बी, वायु प्रदूषण को कम करता है। तुलसी का पौधा ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, ठीक है, तो इसलिए घर में लोग लगाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण से होता है ए हैजा, बी टाइफाइड, सी पीलिया, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। जल प्रदूषण से क्या क्या होता है? हैजा, पीलिया, टाइफाइड, सभी। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है ये पानी का, बी वायु का, सी शोर का, डी मृदा का। सही जवाब हो जाएगा बी, वायु का। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण से होता है ये बहरापन, बी हृदय रोग, सी बेचैनी, डी उपयुक्त सभी। तो ध्वनि प्रदूषण मतलब बहुत ज़्यादा अगर शोरगुल है या आवाज़ है तो इससे क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। बहरापन तो हो ही सकता है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शोरगुल में आप काम करो, धीरे धीरे आपको सुनाई कम देने लगेगा। हृदय रोग मतलब हार्ट अटैक भी आ सकता है, और बेचैनी आपको हो सकती है। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुख्य प्रदूषण कारक है ये मनुष्य, भी जंतु, सी हाइड्रोकार्बन, डी उपयुक्त कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, मनुष्य। अगला प्रश्न है, जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, वर्षा जल का संग्रहण। जब बारिश हो तो पानी को कहीं जमा कीजिए, रोकिए, झील या जो भी बनाकर, ठीक है, डैम वगैरह, जल संकट से निपटने का एकमात्र कारण है। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण होता है ये वाहनों से, भी लाउड स्पीकर से, सी वनों से, डी पक्षियों से। सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, लाउड स्पीकर से। मतलब वाहनों से भी होता है लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें देखोगे तो लाउड स्पीकर से, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रदूषण का कारण है ये बढ़ती हुई जनसंख्या, बी संसाधनों की कमी, सी वनों का विनाश। सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी है। बढ़ती हुई जनसंख्या क्या कर रही है? पेड़ पौधे काट रही है, या फिर जैसे आप देख ही रहे हैं बहुत सी चीज़ें कर रही, प्लांट इंडस्ट्री लग रहा है। संसाधनों की कमी भी है, ठीक है, ये भी संसाधन की कमी है, लोग क्या कर रहे हैं? वृक्ष काट के यूज कर रहे हैं, वनों का विनाश, पेड़ काट ही रहे हैं लोग, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। जबकि नियम होना चाहिए अगर पेड़ काट रहे हो तो लगाइए भी, ठीक है, तो ये बेहतर होता है। लेकिन लोग उतनी जागरूकता नहीं, लगाते भी हैं ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा जागरूक करने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया, तो ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी कर्नाटक। सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, उत्तराखंड में, ठीक है, बहुत फेमस है वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन। हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना आप लोग, ए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कई लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखना कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहा है, हरित गृह प्रभाव का। सही जवाब हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापमान पर क्योटो प्रोटोकॉल की पारित होने का वर्ष है? सही जवाब हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना ए, 1997 में।
अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध है ए कपास, बी पानी, सी दूध, डी सौर ऊर्जा से। सही जवाब हो जाएगा 40 का सी, दूध से। श्वेत क्रांति मतलब दूध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध केंद्र है ये नई दिल्ली में, बी कोलकाता, सी चंडीगढ़, डी नागपुर में। सही जवाब हो जाएगा डी नागपुर में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव रहते हैं ये आवास, बी नीच, सी पर्यावरण, डी जैवमंडल। सही जवाब हो जाएगा डी जैवमंडल में। अगला प्रश्न है, BOD सूचक है ये वायु प्रदूषण का, बी जल प्रदूषण, सी मृदा प्रदूषण, डी रेडियोधर्मी प्रदूषण। सही जवाब हो जाएगा बी जल प्रदूषण का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला, AM सी मेहता, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी मेधा पाटकर, डी बाबा आमटे। सही जवाब हो जाएगा बी सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ये कोयला, बी लकड़ी, सी सूर्य, डी पेट्रोलियम। सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना सी सूर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है ये तालाब का, बी वर्षा का, सी समुद्र का, डी नदी का। सबसे शुद्ध जल किसका होता है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी वर्षा, जिसको डिस्टिल वाटर भी कहते हैं। तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तेल प्रदूषण से समुद्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है ए जलयान, बी मछलियाँ, सी मछुआरे, डी नावें। तो तेल प्रदूषण से समुद्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा? जो उसमें रहेगा, जो सांस लेगा। तो सही जवाब हो जाएगा बी, मछलियाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। ठीक है, मछुआरे तो नॉर्मल चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत होंगे, मतलब जो मछलियाँ खाएंगे उनको भी तक समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, नाव वगैरह सही, ठीक है, सब प्रभावित होंगी। मछली उसमें रह रही है, पानी को पी रही है, सांस ले रही है, तो मर जाएंगी सारी। ठीक है, 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? ए CO2, बी CH, सी CFC, DH2। सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं ए जनसंख्या ज्वार, बी जनसंख्या बाढ़, सी जनसंख्या विस्फोट, डी तीव्र वृद्धि। सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, जनसंख्या विस्फोट। अगला प्रश्न है, IPCC का संबंध है ए जैव विविधता से, बी जनसंख्या नियंत्रण से, सी जलवायु नियंत्रण से, डी अपराध नियंत्रण से। सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, जलवायु नियंत्रण से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है ए औद्योगिकरण, बी नगरीकरण, सी जनसंख्या वृद्धि, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, CNG का पूर्ण रूप है तो कंबाइंड नेचुरल गैस, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी कंबाइंड नेचुरल, यहाँ पर गैसोलीन है गैस, डी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो CNG का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं ए परफ्यूम में, बी रेफ्रिजरेटर में, सी वातानुकूलित में, डी उपयुक्त सभी में। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ जैव विघटनीय नहीं है? ए कागज, बी सब्जी के छिलके, सी लकड़ी, डी पॉलीथीन। तो पॉलीथीन क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, पॉलीथीन क्या है? जैव विघटनीय नहीं। आप भी देखो, पॉलीथीन जल्दी विघटित नहीं होती, मतलब नष्ट नहीं होती। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सा यौगिक प्रतिबंधित है? ए DCMU, बी DDT, सी यूरिया, डी फिनॉल। सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, DCMU। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 दिसंबर, बी 5 जून, सी 8 दिसंबर, डी 15 जून। सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, 5 जून। पर्यावरण दिवस 2023 की थीम जो है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान है। ठीक है, 2022 का सिर्फ एक पृथ्वी, 2021 की थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, और पृथ्वी दिवस 2022 में देखिए हमारे ग्रहों में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। क्योंकि पुराना ही पूछ लेता है क्वेश्चन उठा कर। 2021 की थीम थी पृथ्वी पुनर्स्थापित करें, पृथ्वी दिवस। ठीक है, हमने 2 चीज़ बताया, एक पर्यावरण, दूसरा पृथ्वी का। तो विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्लाइमेट एक्शन था। तो 2024 जो पर्यावरण दिवस 2024 की थीम है, ये क्या था? भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थली और सूखे से निपटने की क्षमता। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो भूमि
पुनर्स्थापन, मरुस्थल और सूखे से निपटने की क्षमता। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। 5 जून को सही जवाब है 56 का, ध्यान रखना बी, 5 जून को मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या है ये याद रखना। अगला प्रश्न है, कोयले के पूर्ण दहन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, CO। कोयले के पूर्ण दहन से अगर हो जाएगा पूर्ण दहन तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर अधूरा रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO होता है, ठीक है। ये इसका सही जवाब है। कोयले के पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ऊर्जा प्राप्त होती है। हालांकि हाइड्रोजन या कोयले का अधूरा दहन अगर रहेगा तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने पहले कहा CO उत्पन्न होगा, लेकिन अगर पूर्ण दहन हो जाएगा तो CO2। दोनों क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, CFC का अर्थ है तो एक कार्बन फ्लोरीन कंपाउंड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी ये भी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, ओजोन स्तर पर पाया जाता है ये क्षोभ मंडल में, बी ओजोन स्तर कहाँ पाया जाता है? ये क्षोभ मंडल, बी बहिर्मंडल, सी समताप मंडल, डी मध्य मंडल। सही जवाब हो जाएगा सी, समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, मरकरी तथा लेड कारक हैं ये ध्वनि प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी भूमि प्रदूषण। सही जवाब हो जाएगा सी, जल प्रदूषण। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संपोषी विकास सम्मेलन को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 61 का बी, रियो 2012। अगला प्रश्न है, रियो शिखर सम्मेलन 1962 की कार्यसूची किस संबंधित है? ये संपोषी विकास, बी प्रदूषण कारक सिद्धांत, सी पर्यावरणीय शिक्षा, डी ओजोन स्तर का संरक्षण। सही जवाब हो जाएगा ए, संपोषी विकास। अगला प्रश्न है, भारत में संपोषी विकास प्रतिवेदन 2020 का क्रम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, 117वां था। भारत में संपोषी विकास 2022 का क्रम 119वां है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक संपोषी विकास नहीं है? ये लैंगिक असमानता, बी शून्य भूख, सी उत्तम स्वास्थ्य और सेहत, डी अंतरिक्ष अनुसंधान। सही जवाब हो जाएगा डी, अंतरिक्ष अनुसंधान। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं? ये वायु ऊर्जा, बी ज्वार भाटा ऊर्जा, सी जल विद्युत ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, 65 का सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। परंपरागत मतलब होता है जैसे कोयला हो गया, ठीक है, तो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब परंपरागत स्रोत हैं। इसमें वायु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, जल से उत्पन्न हो रही ज्वार भाटा, ये सब क्या है? गैर परंपरागत है, ठीक है। डी इनमें से कोई नहीं। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत मैंने क्या बताया? कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस, उपावले, ठीक, जलावन उपावले, बिजली, ठीक है। गैर परंपरागत क्या आता है? सौर ऊर्जा, जैसे हम लोग देख रहे हैं, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत में आते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? ये प्राकृतिक गैस, भी पेट्रोलियम, सी कोयला और लिग्नाइट, डी वायु ऊर्जा। तो गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब क्या है? गैर परंपरागत है, ठीक है। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब क्या है? परंपरागत। परंपरागत मतलब चले आ रहे हैं। अगला प्रश्न ध्यान रखना, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का विपरीत प्रभाव है? ये उद्योग, भी कृषि का, सी आवास का, डी खनन का। सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, कृषि का। अगला प्रश्न है, अच्छे ऊर्जा स्रोत के रूप में हो सकता है? ये प्राकृतिक गैस, भी कोयला, सी सूर्य, डी पेट्रोल। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, सूर्य। अगला प्रश्न है, भारत का सौर ऊर्जा चलित हवाई अड्डा है? ये बेंगलोर, बी कोची, सी कोलकाता, डी चेन्नई। सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, कोची। अगला प्रश्न है, संपोषी कृषि के तत्व हैं? ए पर्माकल्चर, बी एग्रो फॉरेस्ट्री, सी मिक्स फार्मेटिंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अजैविक तत्व हैं? ए पक्षी, बी सूर्य किरण, सी वन, डी जंतु। सही जवाब हो जाएगा 71 का बी, सूर्य किरण। अगला प्रश्न ध्यान रखना, पारिस्थितिकी तंत्र को जैविक और अजैविक दो घटकों में बांटा गया है। जैविक घटक में पौधे आते हैं, जानवर, सूक्ष्म जीव इत्यादि सभी जैविक जीवित चीजें शामिल हैं, ठीक है। अजैविक घटकों में पानी हो गया, मिट्टी, सूर्य की रोशनी, प्रकाश, चट्टान आदि
जैसी सभी अजीवित चीज़ें शामिल हैं। अगला प्रश्न है वैश्विक तापन का प्रभाव है ए वनोन्मूलन, बी समुद्र तल में वृद्धि, सी अपशिष्ट निर्माण, डी प्रदूषण में तीव्र वृद्धि। सही जवाब हो जाएगा बी समुद्र तल में वृद्धि। अगला प्रश्न है संपोषी ऊर्जा ए स्वच्छ होती है, बी लंबी समय अवधि के प्रयोग के लिए प्रयोग किया जा सकता है, सी बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए स्वच्छ होती है। संपोषी विकास के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा, वृक्षारोपण, सौर एवं पवन ऊर्जा, जैव विविधता में हो रहे नुकसान में कमी और इसी प्रकार के वैश्विक समस्याओं को समाहित किया गया है। अगला प्रश्न है एक शिक्षक के लिए पर्यावरण का अर्थ है ये भौतिक पर्यावरण, भी सामाजिक पर्यावरण, सी मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 74 का ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा है ए औपचारिक शिक्षा, बी अनौपचारिक शिक्षा, सी निरौपचारिक शिक्षा, डी औपचारिक व निरौपचारिक शिक्षा दोनों। सही जवाब हो जाएगा डी औपचारिक व निरौपचारिक शिक्षा दोनों। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है ए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, बी पर्यावरण अनुकूल व्यवहार का शिक्षण, सी स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिगम करना, डी हवादार वातावरण का निर्माण करना। सही जवाब हो जाएगा 76 का बी पर्यावरण अनुकूलन व्यवहार का शिक्षण। अगला प्रश्न है मानवीय क्रियाएं प्रभावित नहीं करती। सही जवाब हो जाएगा 77 का डी इनमें से कोई नहीं। परिस्थितिकीय संतुलन, भू और वनाच्छादन। सही जवाब हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है ये प्राथमिक स्तर की शिक्षा हेतु, बी माध्यमिक स्तर की शिक्षा है, सी उच्च स्तर की शिक्षा है, डी उपयुक्त सभी हेतु। सही जवाब हो जाएगा 78 का डी सभी स्तर की शिक्षा है, चाहे प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च हो, सभी के लिए पर्यावरण आवश्यक है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। निवेदन है प्लीज़ कॉलेज के ग्रुप या जो भी बच्चे री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन्हें बताइए इस चैनल के बारे में। जो बच्चे सेकंड ईयर में भी गए हुए हैं, मतलब 2023-25 सेशन है, उनको इस चैनल के बारे में बताइए। सारे कोर्स को कवर करेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो। साथ ही साथ जो बच्चे 2024 में एडमिशन लिए हैं, 24-26 सेशन है, उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए। अपने कॉलेज में अगर आप जाते हैं एग्जाम देने, जो भी बच्चे मिलते हैं, इससे चैनल थोड़ा सा आगे बढ़े। आप लोग जो कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है इन्वायरमेंट शब्द का अभिप्राय है ए इन्वायरन, बी आई को, सी इन सर्कल, डी फोकस। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए इन्वायरन। अगला प्रश्न है पर्यावरण और उसमें मानव के स्थान से संबंधित दर्शन की शाखा कहलाती है ये पर्यावरण शिक्षा, बी परिस्थितिकी, सी पर्यावरण दर्शन, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी पर्यावरण दर्शन। अगला प्रश्न है मानव विकास के संबंध में सतत विकास की पूर्णता पर कौन बल देता है ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी यूनेस्को, सी सुरक्षा परिषद, डी संयुक्त राष्ट्र संघ। सही जवाब हो जाएगा डी संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला प्रश्न है पर्यावरण के घटक हैं ये भौतिक और जैविक घटक, भी भौतिक, जैविक और रासायनिक सामाजिक घटक, सी भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटक। पर्यावरण के घटकों को 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक घटक, इसमें हवा, पानी, मिट्टी, खनिज ऊर्जा आदि, ठीक है। दूसरा जैविक घटक, इसमें पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव आदि। तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक घटक, मानव और मानवीय क्रियाकलाप, ठीक है। 3 है। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा हेतु चाहिए ये औपचारिक शिक्षा, बी अनौपचारिक शिक्षा, सी औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा का फोकस है ए पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और उन्मूलन, बी संसाधनों का सतत उपयोग, जीवित प्राणियों व पर्यावरण का अंतर संबंध, जैव शिक्षित नागरिक, सी जनसंख्या, स्वास्थ्य, स्वच्छता और संसाधन प्रबंधन की समस्याएं, डी प्राकृतिक आपदाएं और प्रदूषण। सही जवाब हो जाएगा 84 का ध्यान रखना आप लोग बी संसाधनों का सतत उपयोग, जीवित प्राणियों व पर्यावरण का अंतर संबंध, जैव शिक्षित नागरिक, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण हेतु सूत्र है। सही जवाब हो जाएगा 85 का ए दीर्घावधि उपयोग, न्यूनतम अपशिष्ट रिसाइकिल करना और बायो इंजीनियरिंग। अगला प्रश्न है सीईई किससे संबंधित है ए तटीय पर्यावरण, बी व्यवसायिक पर्यावरण, सी पर्यावरण शिक्षा, डी सिविल इंजीनियरिंग। सही जवाब हो जाएगा 86 का सी पर्यावरणीय शिक्षा से।
CC का मतलब होता है सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा केंद्र। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। अगला प्रश्न है, CCE किस सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, केरल, डी, भारत। सही जवाब हो जाएगा T7 का डी, भारत द्वारा। अगला प्रश्न है, CCE विकसित करता है ये पर्यावरण जागरूकता भी, नमोन्वेषी कार्यक्रम सी, शैक्षिक सामग्री डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 88 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, EVS में सम्मिलित है, तो सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा। EVS का उद्देश्य है ए पर्यावरण में शिक्षा भी, पर्यावरण के विषय में शिक्षा सी, पर्यावरण के लिए शिक्षा डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, EVS का उद्देश्य किसका समाधान है? ए अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, बी राष्ट्रीय समस्याएं, सी पर्यावरण व उसके घटकों को की दैनिक समस्याएं, डी स्थानीय समस्याएं। सही जवाब हो जाएगा सी, पर्यावरणीय व उसके घटकों की दैनिक समस्याएं। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई का क्या प्रभाव होता है? ए मृदा अपरदन, बी जल आपूर्ति की विश्वसनीयता में कमी, सी वर्षा की मात्रा में गिरावट, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वच्छ गंगा अभियान का कार्यालय भारत में कहाँ स्थित है? ए प्रयागराज, बी हरिद्वार, सी वाराणसी, डी कानपुर। सही जवाब हो जाएगा सी, वाराणसी। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा वर्षा जंगल निम्न में से कहाँ स्थित है? ए इंडोनेशिया, बी फिलीपींस, सी कांगो बेसिन, डी अमेजन बेसिन। सबसे बड़ा वर्षा जंगल कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 94 का डी, अमेजन बेसिन में। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या मिलकर एक डॉट डॉट बनाती है। एक खाद्य श्रृंखला, बी खाद्य वेब, सी खाद्य कार्बन चक्र, डी नाइट्रोजन चक्र। महत्वपूर्ण एग्जाम में आ चुका है। सही जवाब हो जाएगा 95 का, ध्यान रखना बी खाद्य वेब। एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या मिलकर क्या बनाती है? तो बी खाद्य वेब। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। ये खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाओं को खाद्य वेब कहते हैं। खाद्य वेब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों के चक्रों को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से होने वाले और बार बार आने वाली आपदा कौन सी है? तो ये सुनामी, बी सूखा, सी भूकंप, डी बाढ़। सही जवाब हो जाएगा 96 का डी, बाढ़ जो है ये बार बार आने वाली है आपदा है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव गतिविधि जो क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव डालने वाले अधिकतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है? ए औद्योगिकीकरण, बी शहरीकरण, सी कृषि, डी खुदाई। सही जवाब हो जाएगा 97 का ए, औद्योगिकीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रसायन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है? ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी बायोपॉलीमर, डी मेथेनॉल। सही जवाब हो जाएगा 98 का बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है। ए मृदा प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी जल प्रदूषण। सही जवाब हो जाएगा 99 का सी, ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न है, स्मॉग है ये धूम्रपान भी, धूल भरी आंधी का दूसरा नाम, सी नम हवा, गैसें, डी धुआं और धुंध। तो स्मॉग क्या है? सही जवाब हो जाएगा 100 का डी, धुंध और धुआं। क्लियर है? तो ये दोस्तों 100 प्रश्न था। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। भोपाल दुर्घटना में गैस लीक हुई, मतलब कौन सी गैस लीक हुई थी? ये पोटेशियम आइसोसाइनेट, बी सोडियम आइसोसाइनेट, सी एथिल्स आइसोसाइनेट, डी मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, CNG का विस्तृत रूप है, मतलब फुल फॉर्म है। ए सेंट्रल नेचुरल गैस, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी कंबाइंड नेचुरल गैस, डी कोल्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसके कारण खतरे में है? AH2, बी O2, सी SO2, डी H2O। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में समाहित है इस सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड, बी ओजोन, सी PNA, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है? A CO2, बी CH4, सी CFC, डी इनमें से कोई नहीं।
तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्ले लिस्ट 205 है, इस जगह पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रॉम्स मिल जाएगी, और या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो प्रैक्टिस सेट हल किया जाएगा फुल प्रैक्टिस सेट 2 रहेगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का भी हम लोग लगभग 5-6 प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। निवेदन है, आपको भी पता है बच्चे सीमित हैं, कम हैं, तो इसलिए अपने कॉलेज गुरु जो भी बच्चे री एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, दोनों का हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप परिचित में कोई इन्वायरमेंट जो पर्यावरण शिक्षा है री एग्जाम देने जा रहा है, तो उसी वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने कॉलेज ग्रुप या जो भी बच्चे सेकंड ईयर में भी जाएंगे या फिर जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए, इस चैनल के बारे में बताइए। सारी जानकारी अगर मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।